नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, आज की बात हम मोहम्मद अली के एक कथन से शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेसलिंग की दुनिया में, मुक्केबाजी की दुनिया में मोहम्मद अली का नाम सिरमौर पे आता है। दोस्तों, मोहम्मद अली का कथन है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो औरों से 10 कदम ज्यादा दौड़िए। ये कथन उनकी जिंदगी में भी हमें देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या है? जब भी मोहम्मद अली सुबह उठते थे प्रैक्टिस के लिए, तो वो ये सोच के उठते थे कि मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय मेहनत कर रहा है। और दोस्तों, लगातार मेहनत करते जाते बिल्कुल जब थक कर चूर हो जाते थे, जब हाथ पैरों में कोई एनर्जी नहीं बचती थी, उस टाइम पे वो सोचते थे कि देखो, इतनी मेहनत तो मेरे प्रतिद्वंदी ने भी की है। एग्जैक्टली ये वो टाइम है, इस समय मैं मेहनत करके मेरे प्रतिद्वंदी से आगे निकल जाता हूं, आगे निकल सकता हूं। और वो वापस से मेहनत को जुटाते थे और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा नाम किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भी लगातार मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम आने पर तो सभी मेहनत करते हैं। आपके पास अभी वो टाइम है, अगर आप अभी अपना 100% देते हैं तो एग्जाम के टाइम आप 100% लीड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं भी, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, या जिसे कहा जाता है जनन। जनन क्या है आखिर? रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? जनन में हम क्या देखने वाले हैं? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जनन दिमाग में आते ही आप लोगों के अलग अलग ख्यालात दिमाग में चल रहे होंगे। मैं इसका रियल मीन स्पष्ट करता हूं। दोस्तों, जनन में क्या होता है? जीव अपने ही समान संतति पैदा करता है। जैसा कि मैं इसको तोड़ के बताऊं आपको, रिप्रोडक्शन। दोस्तों, री और प्रोडक्शन। दोस्तों, री का अर्थ क्या होता है? पुनः। और प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन या निर्माण। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि पुनः निर्माण या पुनः उत्पादन से क्या बात, मतलब हम यहां पे सीखना चाहते हैं कि जीव अपने ही समान एक नई संतति पैदा करता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जनन। तो जनन एक ऐसी विधि है, तो यहां पे हम बात कर सकते हैं, आप भी साथ साथ लिख सकते हैं। ऐसी विधि जिसमें जीव अपने ही समान संतति का निर्माण करता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। भी जीव से हम बात करें, नए जीव की उत्पत्ति होने को हम क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जनन होता क्यों है, वजह क्या है इसकी, भाई जनन जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको लिख लें। मैं बताता हूं आपको जनन आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों, यहां से हम बात करें जनन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों होता है जनन, इस बात को हम अगर स्पष्ट करना चाहें तो दोस्तों, अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो जीव इस नेचर से, इस प्रकृति से क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा है नहीं कि जीव अमर हो सके। भी मनुष्य प्रजाति की हम बात ले लें, क्या अगर ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा कि अगले 100 साल तक अगर मनुष्य प्रजाति जनन की क्रिया नहीं करती है तो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही है कि जीव अमर नहीं होते हैं। जीवों में की एक घटना होती है कि वो लगातार मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, या अनायास ही हम बात करें तो जीव इस प्रकृति से नष्ट होते रहते हैं। तो जीव का वजूद बना रहे तो हम बोलेंगे अपना वजूद कायम रखने के लिए, वजूद कायम रखने के लिए, या हम मनुष्य जैसे हम बात करें, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं वंश वृद्धि के लिए, या हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी अनुकूलन या संतुलन के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं,
एक दूसरे से संबंध हैं। अगर एक जीव इस प्रकृति से नष्ट होता है तो उसका फर्क दूसरे जीवों पर पड़ता है। तो हम यहां से बात करें इस पारिस्थितिकी अनुकूलन या संतुलन बनाए रखने के लिए, तो हम कहेंगे जीवों का इस प्रकृति में बने रहना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि जो मनुष्य नामक जो जीव है वो इस चीज से बहुत आगे निकल गया है। अभी मनुष्य का वजूद कोई खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य लगातार वंश वृद्धि किए जा रहा है और अंधाधुंध जनसंख्या आपको यहां पे देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इस जनन का एक दुष्परिणाम है, हम बात कर सकते हैं यहां पे। तो दोस्तों ये था जनन। अब हम यहां पे बात करेंगे कि आखिर जनन कितने प्रकार का होता है, जनन में कौन कौन सी विधियां हम देख सकते हैं। देखना भी यहां से दोस्तों, जैसा कि रिप्रोडक्शन या जनन की हम बात करें, मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों ए लैंगिक जनन की हम बात करें, इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती। हम यहां से कहेंगे बिना लिंग के दोस्तों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा ये जनन। तो हमने बोला नर व मादा की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों अगर हम यहां से बात करें, जैसा कि मनुष्य में देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, इसमें नर व मादा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसको पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप याद रखेंगे अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, यहां से हम बात कर सकते हैं। चलो भी देखते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है अलैंगिक जनन में? जैसा कि हम यहां से बात करें कि कहीं ना कहीं नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती है। हम यहां से कहें शरीर के किसी भी भाग या एक जनक से ये पैदा हो सकता है। दोस्तों अलग अलग जीवों की हम बात करेंगे, शरीर के किसी टुकड़े से या शरीर में हम बात करेंगे किसी मुकुलन द्वारा, हम बात करेंगे बीजाणु जनन द्वारा, अलग अलग टाइप देखेंगे हम। तो शरीर के किसी भी भाग से नए जीव की क्या हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है। और हम यहां से बात करें कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मकों की हम बात करें, गैमेट्स की हम बात करें, जैसे मनुष्य में क्या बनते हैं शुक्राणु और अंडाणु, तो हम यहां से कहेंगे तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो हम बोलेंगे बिना युग्मकों के निर्माण के, बिना युग्मकों की के सहायता द्वारा, ये हम देखेंगे यहां से। और जैसा कि हम बात करें यहां से, नई संतान के गुण जनक के समान ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों शरीर के किसी भाग से मिलेगा तो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही रहेगा जैसे मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स थे, वैसा ही नया जीव पैदा होगा। दोस्तों मनुष्य में आप देखते हो नर और मादा के कहीं ना कहीं अपन बात करें योगदान से नई संतति पैदा होती है। तो नई संतति के गुण क्या होते हैं, माता और पिता से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इनमें जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है ऐसा देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, जनक की तरह ही क्या देखने को मिलेंगे, गुण देखने को मिलेंगे। तो नए गुणों का विकास नहीं होता है। इस प्रकार का जो जनन है इसमें नए प्रकार के गुणों का विकास नहीं होता है। अगर हमारे अंदर भी ये अलैंगिक जनन होता तो दोस्तों मनुष्य पीढ़ी आज इतनी एडवांस नहीं होती, इतनी उन्नत नहीं हो पाती। तो याद रहे ये सारे पॉइंट्स, अलैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। हमने कहा पेरेंट्स की तरह ही क्या देखने को मिलेंगे, इनके गुण देखने को मिलेंगे, नए गुण नहीं मिलेंगे। और बिना युग्मकों की सहायता द्वारा यह जनन संपन्न होता है। और इस प्रकार के जनन में दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। याद रहे युग्मक बनते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसमें युग्मक का कोई रोल ही नहीं है। तो हम यहां पे बोलेंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पाया जाता है, पाया जाता है।
तो ये पॉइंट भी हम यहां से देख सकते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ये अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन से जीव में किस प्रकार से जनन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें, एक सिंगल क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, मेरा ऐसा दावा है आपसे। दोस्तों, विखंडन, द्विविखंडन या बाइनरी फिजन, विखंडन से जीवों में जनन होने की विधि को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोले, या अपन बात कर सकते हैं द्विविखंडन, मतलब दो टुकड़े। देखना भी यहां पे दोस्तों, एक जीव है आप, और इस जीव में आपने देखा पहले जो है यहां पे क्या दिया हुआ है? केंद्रक। क्या दिया हुआ है? केंद्रक। और ये केंद्रक पहले भागों में बटा, और बटने के बाद इस तरीके से क्या हो गए? दो जीव बन गए यहां पे। दोस्तों, आपको सिर्फ यहां से याद रखना है द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें देखने को मिलता है। तो याद रहे, एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। अमीबा नामक जीव में कौन सा जनन पाया जाता है? द्विविखंडन। कौन सा जनन पाया जाता है? द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। ऐसे ही एक क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया था कि लेशमानिया डोनोवेनी। दोस्तों, थोड़ा सा ये नाम टफ है आपके लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन था। लेशमानिया डोनोवेनी। क्या है ये लेशमानिया? दोस्तों, लेशमानिया डोनोवेनी एक परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। यहां से हम बात करना चाहें, एक परजीवी है, एक रोग कारक है। क्या है? रोग कारक है। और ये किसका रोग कारक है? काला अजर का। किसका? काला अजर या डमडम फीवर, डमडम बुखार। डमडम बुखार। याद रहे, काला अजर या डमडम बुखार एक परजीवी से होता है जिसको बोलते हैं लेशमानिया डोनोवेनी। और लेशमानिया में भी किस प्रकार का प्रजनन होता है? द्विविखंडन। अमीबा में कौन सा? द्विविखंडन। तो दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अतिरिक्त जानकारी आप लेना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि अमीबा और लेशमानिया दोनों ही क्या हैं? प्रोटोजोआ के जीव हैं। प्रोटोजोआ संघ में इनको रखा जाता है, प्रोटोजोआ समूह में इनको शामिल किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमने यहां से बात की, अगर द्विविखंडन मतलब दोस्तों देखो, दो खंड बने और दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, तो इसको बोला द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। किस किस में मिलेगा? अमीबा में और लेशमानिया में। क्या आप कर पाएंगे? तो ये चीज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। हम यहां से बात करेंगे दोस्तों, ऐसे जैसे द्विविखंडन है वैसे ही होता है एक बहुविखंडन। क्या होता है? बहुविखंडन। बहुविखंडन, इसको हम बात कर सकते हैं मल्टीपल फिजन। क्या है भाई बहुविखंडन? होता क्या है दोस्तों कि इस प्रकार से एक जीव है और इसमें बहुत सारे खंड बन जाते हैं और इनसे अलग अलग जीव देखने को मिलता है। अलग अलग हम बात करें यहां खंडों से अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो दोस्तों देखना, बहुविखंडन भी एक दोस्तों जनन की विधि है। कौन से जनन की? अलैंगिक जनन की विधि है। अब हम इसमें बात करें बहुविखंडन द्वारा जो जनन है, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दोस्तों। एक प्लाज्मोडियम नामक जीव है। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक जीव है। और याद रहे, ये प्लाज्मोडियम कौन है दोस्तों? ये है मलेरिया का परजीवी। मलेरिया का परजीवी है।
मलेरिया परजीवी में भी कौन सा जनन देखने को मिलता है? बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन। तो मलेरिया का जो परजीवी है उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया का रोग कारक है। मलेरिया का क्या है भाई? ये रोग कारक है, पैथोजन है। इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों अभी मैं स्पष्ट कर देता हूं, आपने महसूस किया होगा, आपने कई लोगों का अभी जवाब भी आ रहा होगा, सर मलेरिया तो कहीं ना कहीं मादा एनाफ्लीज से होता है। दोस्तों अभी बताता हूं, वो रोग कारक नहीं है, रोग को फैलाता है, वो रोग वाहक है। पहले इसको स्पष्ट कर लो। बहुविखंडन द्वारा जनन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है और इसमें एक साथ एक से ज्यादा प्लाज्मोडियम देखने को मिलते हैं। डन है? हाँ, ये बात मैं आपको स्पष्ट करा दूं। यहां से हम बात करें, देखो जो मलेरिया जो है, मलेरिया एक बीमारी है, मलेरिया एक रोग है, एक बुखार है। क्या है? मलेरिया एक बुखार होता है। और दोस्तों इसके बारे में हम बीमारियों में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं रोग कारक और रोग वाहक को स्पष्ट कर देता हूं। मलेरिया का रोग कारक जो रोग को पैदा करता है, रोग जो कारक है वो तो कौन है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम है। लेकिन इस रोग को फैलाना, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाले को बोलते हैं रोग वाहक। क्या बोलेंगे? रोग वाहक। मतलब ये रोग का क्या करता है? संचरण करता है, रोग को फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है। तो ये पहुंचाने का जो काम करता है ये कौन करता है? याद रहे दोस्तों, ये पहुंचाने का काम कौन करती है? मादा एनाफ्लीज। कौन है? मादा एनाफ्लीज। याद रहे, मादा है, नर नहीं है। अरे इस दुनिया में खून पीने का काम कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, खून चूसने का काम महिलाएं करती हैं, पुरुष बेचारे ऐसे काम नहीं करते। याद रहे, मच्छरों में जो नर मच्छर होते हैं वो पौधों का रस पीते हैं, और जो मादा मच्छर होती हैं ये दोस्तों क्या करती हैं? खून पीती हैं। ठीक है, बाकी पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। तो याद रहे, मलेरिया का रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज, रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन देखने को मिला था? बहुविखंडन। क्लियर है? बहुविखंडन। डन है? अब दोस्तों हम वापस से आते हैं पॉइंट के ऊपर। दोस्तों एक अन्य प्रकार का जनन यहां पे देखने को मिल रहा है जिसको बोला जाता है मुकुलन या बडिंग। एक जीव होता है हाइड्रा। क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रा। एक जलीय जीव होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा होगा। हाइड्रा में हम बात करें दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जब हमने पेशियों की बात की थी तब मैंने गमनांक के बारे में बताया था। हाइड्रा में जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शक या टेंटाकल्स। क्या कहा जाता है? स्पर्शक या टेंटाकल्स कहा जाता है। अब हम यहां से बात करें हाइड्रा नामक जीव में, यहां पे दोस्तों देखो, जैसे अपने यहां पे एक फोड़ा निकल आए, ऐसे एक उभार निकल आता है। ये देखिए एक उभार निकल आया, इस उभार को कहा जाता है मुकुल। क्या कहा जाता है? मुकुल या बड कहा जाता है। ठीक है, आगे ये धीरे धीरे ये बड बड़ा होगा, ये मुकुल बड़ा होगा, और दोस्तों ये बड यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद दोस्तों देखो एक ये नया क्या बना लेगा? हाइड्रा। नया हाइड्रा बन जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हाइड्रा नामक जो जीव है उसमें एक बड या मुकुल बाहर निकलता है, और इस मुकुल के द्वारा ही नए हाइड्रा का या नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम बोलेंगे मुकुलन विधि। कौन सी विधि? मुकुलन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें देखने को मिलता है, तो हम यहां से बात करेंगे किसमें? हाइड्रा में। डन है? ऐसे ही हम यहां से बात करें, एक जीव और होता है जिसको कहा जाता है यीस्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? यीस्ट। ये यीस्ट जो अपन बात करें कवक होता है, यीस्ट नामक जो कवक है, आपने सुना भी होगा यीस्ट के बारे में। दोस्तों ये यीस्ट वही कवक है जो शराब निर्माण में, शराब उद्योग में जो काम आता है। मैं आपको बता दूं यीस्ट क्या करता है दोस्तों,
किण्वन क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा किसका निर्माण करता है? शराब का निर्माण करता है, शराब निर्माण करता है। याद रहे, एथिल एल्कोहल क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल। पूरा पढ़ेंगे हम अलग से एथिल एल्कोहल को केमिस्ट्री में। एथिल एल्कोहल का क्या करता है? निर्माण करता है। इतना ही नहीं, बेकरी में जब हम ब्रेड बनाते हैं तो दोस्तों ब्रेड वगैरह या दोस्तों खमण वगैरह जो फूलते हैं वो CO2 का निर्माण भी कौन करता है? ये भी दोस्तों बेकरी उद्योग में किसका निर्माण करता है? बेकरी उद्योग में CO2 का निर्माण भी करता है। तो ये वही ईस्ट है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा भी हम यहां पे जानकारी रख सकते हैं, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस यीस्ट की हम बात करना चाहें तो यीस्ट में कौन सा जनन होता है? तो दोस्तों देखना, ये जैसे क्या है, एक यीस्ट है और इसमें क्या हुआ दोस्तों, ऐसे इसमें भी एक छोटा सा मुकुल देखने को मिला और ये मुकुल आगे चल के दोस्तों क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया और इससे अलग अलग ये देखिए ये यीस्ट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो हमने कहा यहां से ये भी क्या है? मुकुल है, यहां बड है। तो हम कह सकते हैं यीस्ट में भी कौन सा जनन पाया जाता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हाइड्रा में और यीस्ट में कौन सा जनन? मुकुलन विधि द्वारा जनन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। अब हम यहां से बात करें दोस्तों, जनन की नई विधि है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। यहां से हम बात करना चाहें बीजाणु जनन, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? बीजाणु जनन। क्या होता है? बीजाणु जनन जो देखने को मिलता है मुख्य रूप से कवक या फंगस, फफूंद। आपने दोस्तों देखा होगा रोटी के ऊपर, बारिश का मौसम चल रहा है, अगर रोटी को दोस्तों 2 दिन रख दिया जाए तो नमी के टाइम पे दोस्तों क्या होता है? उसके ऊपर एक फफूंद आ जाती है, एक फंगस जम जाती है। तो वो दोस्तों क्या है? कवक है। क्या है भी? कवक है। तो हम यहां से बात करें, रोटी के ऊपर जो कवक मिलता है उसको बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं? राइजोपस। इसको हम बोल सकते हैं रोटी का कवक या ब्रेड मोल्ड, रोटी का कवक। ऐसे ही एक होता है म्यूकर, म्यूकर। तो दोस्तों कवकों में जो फफूंद आपको रोटी के ऊपर देखने को मिली, अगर आप उसको दोस्तों सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दोस्तों वो अलग प्रकार को आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम यहां से बात करें, इस प्रकार इनके अंदर क्या बन जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं। कवक के अंदर दोस्तों ये क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये स्पोर या बीजाणु। और ये अचानक से फटेगा और इन बीजाणुओं द्वारा बहुत सारे दोस्तों कवकों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो हमने यहां से बात की कि बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन भी एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और इससे आगे चलकर अन्य अनेक जीव बन जाते हैं। किसमें देखने को मिला? राइजोपस। रोटी का जो कवक है राइजोपस में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप ये याद रख पाएंगे। अब दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, एक होता है दोस्तों कोनिडिया। क्या होता है भी? कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा दोस्तों, कोनिडिया द्वारा, वैसे कोनिडिया भी कवक में देखने को मिलती है, कवकों में पाई जाती है, लेकिन उसका नाम आप याद रख लेना, पाई जाती है। क्या होता है दोस्तों? ऐसे देखिए, इस संरचना का नाम है दोस्तों कोनिडिया बनना। क्या है? कोनिडिया। और इनसे चल के दोस्तों नया क्या बन जाता है? नया जीव बन जाता है। तो ये देखने को मिलता है आपको पेनिसिलिन नामक, पेनिसिलिन नामक कवक में। पेनिसिलिन आगे चल के आपको बताएंगे कि पेनिसिलिन
नामक एक एंटीबायोटिक भी होती है, लेकिन अभी हम बात करें पेनिसिलिन कवक में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कोनिडिया द्वारा क्या जनन पाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी है, इसको भी आप याद रख लेंगे। अब यहां से हम बात करना चाहें दोस्तों, पुनरुद्ध भवन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, पुनरुद्ध भवन द्वारा रीजनरेशन की हम बात करना चाहें कि पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन किस में देखने को मिलता है दोस्तों। रीजनरेशन किसको कहा जाता है? रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन। आपने देखा होगा कि छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ दोबारा से आ जाती है, ऐसा ही होता है दोस्तों। आपने महसूस किया होगा कि मान लो ये क्या है भी, छिपकली है, छिपकली है, और छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो छिपकली की पूंछ दोबारा से आ जाती है। तो ये दोबारा से पूंछ आने की जो क्रिया है इसको कहा जाता है पुनरुद्ध भवन। क्या कहा जाता है? पुनरुद्ध भवन। तो याद रखना, छिपकली की पूंछ का दोबारा आना क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। तो यहां से आप लोग याद रख पाएंगे, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। छिपकली की पूंछ का दोबारा आना, छिपकली की पूंछ का दोबारा आना, दोबारा आना पुनरुद्ध भवन कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो क्या छिपकली में जो जनन है वो पुनरुद्ध भवन से होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्या आपने देखा है कि छिपकली की पूंछ से कोई नई छिपकली बन जाए? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। छिपकली की पूंछ दोबारा जरूर आ जाती है, लेकिन पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती। तो हम बोलेंगे छिपकली में जनन पुनरुद्ध भवन से नहीं होता, छिपकली में जनन पुनरुद्ध भवन से नहीं होता, पुनरुद्ध भवन से नहीं होता, से नहीं होता दोस्तों। फिर छिपकली में जनन की विधि का नाम क्या है? छिपकली में जनन जो होता है उसको बोला जाता है, छिपकली में जो जनन विधि है, छिपकली में जनन विधि, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन, अनिषेक जनन या पार्थेनोकार्पी बोलते हैं उसको, पार्थेनोकार्पी। मतलब दोस्तों कहीं न कहीं नर और मादा अलग अलग स्पष्ट नहीं होते, तो हमने यहां से बात की, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोकार्पी, छिपकली में जो जनन की विधि है, याद रखेंगे आप। लेकिन मैंने बताया पुनरुद्ध भवन, पहले स्पष्ट हुआ कि पुनरुद्ध भवन होता क्या है कि दोस्तों दोबारा से किसी अंग का निर्माण हो जाना, ये क्या है? पुनरुद्ध भवन। इज इट क्लियर और नो? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हम यहां से बात करना चाहेंगे पुनरुद्ध भवन के बारे में। देखिए भी, पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। एक प्लेनेरिया नामक एक जीव होता है, मैं यहां पे आपको डायग्राम बना देता हूं। एक प्लेनेरिया नामक जीव होता है, एक फ्लेट वर्म होता है, एक चपटा कर्मी होता है प्लेनेरिया। इस प्लेनेरिया में अगर दोस्तों इसके किसी कारण अगर टुकड़े हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो ये हर टुकड़ा दोस्तों आगे चल के, ये हर टुकड़ा आगे चल के एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। तो ये इस तरीके से प्लेनेरिया में क्या देखने को मिलता है? पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन। मतलब हर टुकड़े से पूरे जीव का निर्माण हो गया, अर्थात जनन ही हो गया। किस विधि से? पुनरुद्ध भवन से, रीजनरेशन से। क्या देखने को मिला है यहां पे? पुनरुद्ध, वो मतलब रीजनरेशन से क्या देखने को मिला? नई संतति का निर्माण। तो याद रखेंगे। और दोस्तों सर्वाधिक जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता देखने को मिलती है किसमें? प्लेनेरिया में। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता देखने को मिलती है दोस्तों।
जीव जगत में जो सर्वाधिक पुनरुद्भवन किसमें देखने को मिलता है? प्लेनेरिया नामक जीव में देखने को मिलता है। अब मैं यहां से बात करूं, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो सुना है सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में देखने को मिलती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन वो मनुष्य शरीर की बात की जाए तो हम बात करेंगे कि मनुष्य शरीर में पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता कहां मिलती है? लीवर में देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। दोस्तों हम यहां से बात करें कि मनुष्य शरीर में कहां देखने को मिलती है, तो हम बात करेंगे मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में, जिसको हम बोल सकते हैं यकृत, जिगर, कलेजा, इसी को बोला जाता है, में देखने को मिलती है, में देखने को मिलती है। और सबसे कम पूछ ले तो मनुष्य शरीर में, अगर मनुष्य शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन की बात की जाए तो मनुष्य शरीर में सबसे कम, मनुष्य शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन तंत्रिका तंत्र में देखने को मिलता है, में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर और नो? दोस्तों जो लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों का लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन अगर उनके लीवर का थोड़ा सा हिस्सा भी बचा हुआ है और वो प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, जब उनको डॉक्टर हिदायत देते हैं तो वो वापस से रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि लीवर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। लीवर से रिलेटेड सारी बातें हम करेंगे। आज हमारा टॉपिक लीवर नहीं है, पुनरुद्भवन की बात आई थी तो ये बात हमने यहां से की। तो दोस्तों हमने बोला सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में और सबसे कम किस में देखने को मिलेगी? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगी। जैसे हमारी त्वचा रगड़ से दोस्तों कट फट जाती है तो दोबारा से आ जाती है, ये भी क्या है? रीजनरेशन है। हमारे हाथ पैरों में दोस्तों क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। घाव भरना भी क्या है दोस्तों? पुनरुद्भवन है। इज इट क्लियर और नो? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। डन है? अब हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों, एक कहीं ना कहीं घटना है जिसको हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन द्वारा भी जनन देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हम बात करें पौधों की, यूं तो हम पौधों को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी या दोस्तों पादप विज्ञान में, लेकिन ये जनन की विधि है तो थोड़ा सा मैं यहां पे भी स्पष्ट कर देता हूं कायिक प्रवर्धन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जैसा कि हम बात करें, ये क्या है भी? एक आलू है। क्या है? आलू की हम बात कर सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि आलू के अंदर ऐसे यूं क्या निकल आती हैं? कलिकाएं निकल आती हैं, ऐसा ही है। और हम यहां से कहें इन कलिकाओं से आगे चल के अगर इसको काट कर दोस्तों लगा दिया जाए तो दोस्तों क्या होगा? नया आलू बन जाता है। क्या बन जाता है? नया आलू बन जाता है। आपको वैसे याद होगा जो आलू जो होता है, एक क्या होता है? तने का रूपांतरण होता है। क्या होता है भी? वैसे आलू तने का रूपांतरण होता है। और देखो तने पे क्या लगी होती हैं? पत्तियां। ये पत्तियां निकली यहां से, तो हमने बोला कि आलू में कौन सा जनन देखने को मिलता है? कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं तने का रूपांतरण है आलू। डन है? फिर हम यहां से बात करें दोस्तों, प्याज में भी आपने सुना होगा कणी डालते हैं, उससे भी क्या बनता है? प्याज के नए जो पौधे तैयार हो जाते हैं। यहां से हम बात करें चमेली। चमेली में क्या होता है? चमेली में लेयरिंग विधि से, लेयरिंग विधि से मतलब ऐसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, परत चढ़ाना, इससे भी क्या बन जाती है? नई चमेली का पौधा तैयार हो जाता है। मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है ऐसे पौधे को, ये लो, और इससे फिर बाद में काट कर अलग कर दिया जाता है। इससे क्या बन जाता है? नया पौधा बन जाता है।
ऐसे हम बात करें गुलाब और गन्ने की हम बात करें तो कटिंग से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गुलाब और गन्ने में हम बोले गुलाब हुआ गन्ना हुआ, इनमें क्या होता है आपने देखा होगा कि गन्ने को काट कर कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाता है, खेत में बो दिया जाता है। तो क्या होता है, ये कटिंग द्वारा, क्या बोलेंगे इसको, कटिंग द्वारा। तो ये एक टाइप है, कायिक प्रवर्धन के ही टाइप हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो दोस्तों ये भी हम यहां पे देख सकते हैं। ऐसे ही हम यहां से बात करना चाहें, जैसे अपन कहें एक होता है ब्रायोफिलम, एक पादप होता है जिसको बोला था ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, या इसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये लीफ है और इसी लीफ से, पत्ती से ही क्या हो जाता है, ऐसे तंतु निकलना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। पत्ती से ही जड़ें निकल आती हैं। और दोस्तों हम यहां से बात करें तो पत्ती द्वारा भी जन्म हो सकता है, तो वो किस में होता है, ब्रायोफिलम में। तो हम बोलेंगे पत्ती द्वारा जनन किस में देखने को मिलता है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, पत्ती द्वारा जनन। डन है, ये भी कहीं ना कहीं याद रखा जा सकता है। वैसे दोस्तों जड़ द्वारा भी होता है, जड़ द्वारा जनन हो सकता है। और जड़ द्वारा जो जनन किसमें देखने को मिलता है, शीशम में देखने को मिलता है। शीशम होता है, सीरस होता है, इनमें क्या देखने को मिलता है, जड़ द्वारा भी जनन देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप इन चीजों को क्या रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो जो पौधों में है जनन की विधि को हमने क्या बोला, कायिक प्रवर्धन। याद रहे कौन किसका रूपांतरण है, किसको क्या कहा जाता है, कौन खाने योग्य भाग है, कैसा है, पौधों से रिलेटेड बातें हम पादप विज्ञान में डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों ये बातें हमने यहां से की, कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन से रिलेटेड बातें हमने यहां से की है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। मैच द कॉलम है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। दोस्तों यहां पे दिया है ऑर्गेनिज्म या जीव का मैं नाम दूंगा और आपको बताना है कौन सी जनन विधि इसमें काम आती है। इधर है जनन विधि, 1 बाय 1 आपको बताना है। यहां से मैंने जीव का नाम लिखा है यहां पे, हाइड्रा। दूसरा नाम लिखा है आलू। तीसरा नाम लिखा है अमीबा। यहाँ पे चौथा नाम मैंने लिखा है प्लेनेरिया। और एक नाम लिखा है मैंने राइजोपस कवक। ये मैंने कुछ जीवों के नाम लिखे हैं, आपको सही मिलान करना है इनमें से कौन सा सही मैच करता है। मैं रैंडम कुछ विधियां यहां से लिख रहा हूं। द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। मुकुलन या बडिंग। कायिक प्रवर्धन। और ए लिख रहा हूं मैं पुनरुद्भवन। हाँ भाई, सभी लोग जवाब देंगे अगर आपने ये लेक्चर ठीक से अटेंड किया है
तो आपके पास टाइम है 1 मिनट का, आप सभी के सभी जवाब देंगे कि कौन सा सही है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा है यहां पे कि कौन से जीव में किस प्रकार का जनन होना है, तो आप लोग ये तय करेंगे। जैसा कि हमने बोला था हाइड्रा, हाइड्रा में क्या निकाला था, मुकुल निकला था, तो हाइड्रा में कौन सा होगा, यहां से अगर हम बात करना चाहें, हाइड्रा में देखने को मिलेगा मुकुलन। क्या देखने को मिलेगा, मुकुलन। इज इट क्लियर और नो। फिर आलू, आलू में क्या था, काट के हम दूसरा आलू लगा लेते हैं तो कायिक प्रवर्धन, तो यहां पे आलू में क्या जाएगा, डी जाएगा। अमीबा, अमीबा की हम बात करना चाहें तो दोस्तों अमीबा में क्या था, द्विविखंडन, तो इसमें क्या चला जाएगा, ए। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन, ई। और राइजोपस नामक कवक में दोस्तों क्या होगा, बीजाणु जनन। तो कुल मिला के आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके जो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बनाना है, जैसे हम बात करें क्या क्या आप लिख सकते हैं। यहां से आपने देखा हाइड्रा में क्या, पहले में क्या चला गया, सी चला गया। दूसरे की हम बात करें क्या चला गया, डी चला गया, मैच द कॉलम है। अमीबा के साथ किसका मैच हुआ, तीसरे में क्या आया, ए आया। प्लेनेरिया के साथ किसका मैच हुआ, फोर्थ में क्या आया, ई आया। और फिफ्थ की हम बात करें तो फिफ्थ में क्या आ रहा है दोस्तों, बी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे उम्मीद है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब शायद कवर हो गया होगा। तो ये थी दोस्तों अलैंगिक जनन से रिलेटेड बातें थी। हाँ, मैं आपको बता दूं, वैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जनन की और भी विधियां हैं, अलैंगिक जनन की हम बात करना चाहें और भी हैं। जैसे हम अलग से पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, वो भी आएगा। अलग से जो विधियां हैं वहां पे हम बात करेंगे उत्तक संवर्धन, संवर्धन, टिश्यू कल्चर। तो प्लांट के किसी भी भाग को काटकर उसको एक कल्चर मीडियम में, एक संवर्धन माध्यम में ग्रो किया जाता है, ये हम देखेंगे। ऐसे ही क्या होता है, क्लोन होता है। क्लोन को पूरा बकायदा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोन कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, उसका पूरा डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये भी क्या है, वैसे अलैंगिक जनन है। क्या है ये, अलैंगिक जनन का ही क्या है, प्रकार है। इनको भी हम देखने वाले हैं। डन है दोस्तों। क्लोन अलग अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन। अब दोस्तों हमारा पॉइंट रहेगा लैंगिक जनन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दोस्तों याद रहे अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या फर्क होता है। लैंगिक जनन में एक तो नर और मादा की आवश्यकता होती है। दोस्तों नर और मादा के युग्मकों की आवश्यकता होती है, ये हम बात कर सकते हैं। सुनना यहां से, यहां पे हम बात करें नर व मादा के युग्मकों की आवश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे युग्मकों का क्या होगा, संयोजन होगा। युग्मकों का संयोजन होता है, याद रहे दोस्तों। अगर मान लो नर और मादा में से अगर उनमें युग्मक निर्माण की कैपेसिटी नहीं है, अगर कोई नर ऐसा है जो स्टेराइल है, बंद है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, तो वो संतान पैदा नहीं कर सकता। इस वजह से हम कहेंगे नर व मादा की आवश्यकता से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा नर व मादा के युग्मकों की आवश्यकता। तो दोस्तों हमने यहां से कहा कि नर व मादा के युग्मकों का क्या होता है, संयोजन होता है। पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम यहां से बात करेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, संयोजन होगा, तब जाके कहीं ना कहीं नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। ऐसे हम बात करें यहां से कि जब युग्मक बनते हैं
तो दोस्तों यहां पे कैसा विभाजन देखने को मिलता है? अर्धसूत्री। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस देखने को मिलेगा आपको। यहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसे होता है पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। हम कहें कि ये एक श्रेष्ठ जनन है अलैंगिक जनन की तुलना में। याद रहे दोस्तों, हमने कहा अलैंगिक जनन में जैसा पेरेंट्स था वैसे ही क्या होगी? नई संतति, अर्थात नए गुणों का क्या नहीं होता? समावेश। लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा के गुण क्या आते हैं? अलग अलग। तो एक उन्नत पीढ़ी क्या होती है? जन्म लेती है। तो हमने कहा लैंगिक जो जनन होता है इसमें नए गुणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात उन्नत पीढ़ी का जन्म होता है। इस वजह से अलैंगिक जनन की तुलना में श्रेष्ठ जनन किसको माना जाता है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्या रखेंगे भी? याद रख पाएंगे। इज इट क्लियर और नो? हाँ, मैं तो ये कहूं बिल्कुल नए गुणों का समावेश तो होना ही है भी। नर के अलग गुण हैं, मादा के अलग गुण हैं, नए गुणों का तो क्या होगा? समावेश होगा ही होगा। जैसा मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यहां से मैं थोड़ा सा स्पष्ट ये कर दूं, क्या होता है भाई? नर अलग है, मादा क्या है? अलग है। अब क्या होगा? इसके गुण हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसके गुण हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये डिफरेंट और डिफरेंट मिलेंगे तो बिल्कुल न्यू कैरेक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे भी? यहां तक कि हम बात करें कि नर और मादा जितने ज्यादा अलग होंगे उतनी ही उन्नत पीढ़ी होगी। दोस्तों कहीं न कहीं जो भारतीय जो संस्कृति में, या हम बात करें हिंदू संस्कृति में, जो गोत्र देख के विवाह करने का जो ट्रेंड है, कहीं न कहीं ऋषियों ने इस बात का पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि जितने ज्यादा पीढ़ियों में नर और मादा अलग अलग होंगे उतनी ही उन्नत पीढ़ी का क्या होगा? जन्म होगा। लेकिन याद रहे, मैं तो इस पक्ष में भी हूं, अगर जाति छोड़कर अलग जाति में विवाह किया जाए, धर्म छोड़कर अलग धर्म में विवाह किया जाए, या दोस्तों देश छोड़ के विवाह किया जाए, तो और ज्यादा एडवांस पीढ़ी होने का क्या है भी? कहीं ना कहीं यहां से मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन ज्यादा श्रेष्ठ क्या होता है? जनन होता है। अब यहां से हम बात करेंगे, आखिर हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य में क्या देखने को मिलेगा आपको, मनुष्य में किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन में हम पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। दोस्तों पौधों में भी लैंगिक जनन देखने को मिलता है। पौधों में क्या होते हैं? फूल होते हैं, और फूलों में भी दोस्तों क्या होती हैं? पौधों में भी लैंगिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नर और मादा जनांग देखने को मिलते हैं। वो हम पादप वाले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। हमारा अभी मकसद है यहां से मनुष्य में, या हम बात करें ह्यूमन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या देखने को मिलेगा मनुष्य में। यहां से बात करें, मनुष्य जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। क्या है? एक लिंगी। याद रहे, मनुष्य में हम बात करें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। एक जीव में एक ही लिंग देखने को मिलता है। हम कहेंगे तो हम कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। वो बात अलग है। बाहर से देखने में तुम नर को भी पहचान सकते हो, मादा को भी पहचान सकते हो। इस गुण को कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। क्या कहा जाता है? इस गुण को कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म तो लैंगिक द्विरूपता मतलब आप पहचान के बता सकते हो कि ये नर है और ये मादा है। तो ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। फिर हम यहां से कहें मनुष्य में क्या होता है, नर और मादा दोनों ही किसका निर्माण करते हैं? युग्मकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे युग्मकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और युग्मकों का निर्माण करने के बाद जो होता है मनुष्य में, जो अपन बात करें यहां से, युग्मकों के जो मिलने की जो क्रिया है वो शरीर के अंदर संपन्न होती है। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे अपन बात करें मेंढक की,
आपने सुना हो मेंढक के बारे में। दोस्तों मेंढक क्या करता है, ऐसे मादा मेंढक के ऊपर बैठ जाता है संभोग के समय, और अपने जो स्पर्म है ये कहां छोड़ देता है, पानी में, और मादा भी अपने अंडाणु कहां छोड़ देती है, पानी में। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां होता है, पानी में, अर्थात शरीर से बाहर हो रहा है। तो मेंढक में तो कैसा जनन देखने को मिलता है, वो कैसा निषेचन देखने को मिलता है, बाह्य निषेचन। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। हम यहां से अगर बात करना चाहें, मनुष्य में कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन बोले इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रख सकते हैं। अब जनन की क्रिया पूरी होने के बाद क्या होता है, आई मीन टू से सॉरी, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया मतलब अंडाणु शुक्राणु जुड़ गए। आंतरिक निषेचन होता है, ये होता कहां है, इसकी पूरी डिटेल हम देने वाले हैं। फैलोपियन नलिका में होगा निषेचन, यहां से हम बात करना चाहें। फिर गर्भावधि पूरी करेगा बच्चा, और गर्भावधि पूरी करने के बाद हमारे अंदर अंडे का जन्म नहीं होता है, किसका जन्म होता है, बच्चे का। तो हम कैसे जीव हैं, विविपेरस हैं। कैसे हैं, विविपेरस, जरायुज हैं हम। जरायुज मतलब हम बात करेंगे बच्चे को जन्म देते हैं, हम बच्चे को जन्म देते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, तो हम यहां से बात करेंगे, हम जरायुज हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। आप अगर इन बारे में जानना चाहो, वैसे अलग से हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं अलग से। हमने कहा यहां से मेंढक में कैसा निषेचन देखने को मिला था, बाह्य निषेचन। और दोस्तों अभी अभी हमने बोला कि मनुष्य कैसा जीव है, जरायुज है, बच्चे को जन्म देता है। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडज या ओविपेरस, उनको क्या बोला जाता है, ओविपेरस। ओविपेरस की हम बात करें, जैसे पक्षी हैं, सांप है, ये क्या होते हैं भाई, ओविपेरस होते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो ये भी आप अतिरिक्त जानकारी रख सकते हैं। तो हमने कहा, लेकिन मनुष्य कैसा जीव है, यहां पे हम कहें जरायुज है। मनुष्य जो जीव है कैसा है, जरायुज है, ये बात आप याद रखेंगे। और तो और ऐसा नहीं है कि और जीवों की तरह अंडा टूटा और अंडा टूटने के बाद आप अपने आप खाने लग गया, जो मतलब जीव अपने आप अपनी फीडिंग करने लग गया। मनुष्य का जो बच्चा है उसको स्पेशल पेरेंटिंग की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु को हम जन्म देते हैं। नवजात शिशु बोले तो नियोनेट, किसको जन्म देते हैं, नियोनेट को जन्म देते हैं, को जन्म। और इसको क्या जरूरत पड़ती है, स्पेशल पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेशल पेरेंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य के शिशु को स्पेशल देखभाल की जरूरत पड़ती है। और मनुष्य कैसा है, एक सोशल एनिमल है, मतलब दोस्तों समाज के साथ रहने वाला जीव होता है। कौन, जो मनुष्य है। इसमें जैसे हम बात करें शादी ब्याह वगैरह की जो प्रथा है, इन चीज़ों को लड़के लड़की के एक साथ रहने की इस परंपरा को हम शामिल करेंगे, पूरा हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये मनुष्य के बारे में मैंने सुपरफिशियली जानकारी आपको दी। इज इट क्लियर हो? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि मनुष्य में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये संपन्न कैसे होती है। अब दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें, क्या होता है दोस्तों, मेल एंड फीमेल की हम बात करना चाहें, जो मेल में जो क्या होता है, जनन की जो एबिलिटी की हम बात करें या जनन में योगदान की हम बात करें, वैसे प्यूबर्टी अवस्था के बाद होती है, मेल हो या फीमेल हो।
दोस्त हम बोलेंगे मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, प्यूबर्टी की अवस्था के बाद, प्यूबर्टी की जो अवस्था है हम यहां पे बात कर सकते हैं। प्यूबर्टी मीन्स यौनावस्था। जो यौनावस्था होती है, इस यौनावस्था में आके नर और मादा जनन के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। वो बात अलग है दोस्तों, यौना अवस्था में जनन की क्रिया को अंजाम नहीं देना चाहिए। जैसे हम बात करें यौनावस्था जो आरंभ हो जाती है, हम यहां से कहें पुरुषों में लगभग 15 साल की उम्र में, महिलाओं में भी हम बात कर सकते हैं लगभग 14 साल की उम्र में। लेकिन इस उम्र में जनन की क्रिया अर्थात बच्चे पैदा की क्रिया को संपन्न नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी है कि 18 साल की कम से कम लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र में अगर लड़की गर्भाधान करती है, गर्भ धारण करती है, तो कहीं ना कहीं उसका गर्भाशय छोटा होता है, बच्चादानी छोटी होती है, वो गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं होती, बच्चे को ठीक से मतलब कहीं ना कहीं अपने गर्भाशय में होल्ड नहीं कर सकती। ये बातें होती हैं। हम यहां से बात करना चाहें नर और मादा की, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। हमने कहा यौनावस्था से प्रारंभ जरूर हो जाती है क्षमता जनन की। तो पुरुषों में तो क्या होता है दोस्तों, पुरुष में प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक क्या क्षमता पाई जाती जनन की। पुरुष बुढ़ापे तक दोस्तों क्या पैदा करता है, शुक्राणु। बुढ़ापे तक क्या पैदा करता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है। बुढ़ापे तक हम 75-80 साल की उम्र तक की हम बात करें, पुरुषों में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, अर्थात क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। और नर युग्मक बनता है तो दोस्तों हम यहां से क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जनन की क्रिया को संपन्न किया जा सकता है। वो बात अलग है कि यहां से जो बुढ़ापे की हम बात करें, बुढ़ापे में जो जनन इंद्री है, जो शिश्न की हम बात करें, वो शिश्न या जो जनन इंद्री है वो संभोग क्रिया करने लायक नहीं रहता। तो ये जरूर हो सकता, लेकिन शुक्राणु जरूर पैदा होंगे भाई, ठीक है। हाँ, और इसके भी अपवाद है भाई, आसाराम जैसे बुढ़ापे तक बड़े एक्टिव रहते हैं, उन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे हम बात करें, अगर फीमेल की हम बात करना चाहें, फीमेल में तो फीमेल में क्या होता है, प्यूबर्टी से लेकर लगभग 50 साल तक, ये उम्र 45 से 50 भी हो सकती है, 50 साल तक जनन की क्षमता पाई जाती है, अंडाणु निर्माण की क्षमता पाई जाती है, अंडोत्सर्ग की क्षमता पाई जाती है। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी हम यहां से ले सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो लैंगिक जनन है किस प्रकार से संपन्न होता है, नर और मादा का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, मनुष्य में जो संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, इस फिनोमिना को हम यहां पे देखते हैं, इस घटनाक्रम को हम यहां पे देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, ये कौन है भी, नर है, ये कौन है, मादा है। नर मेल हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोले फीमेल। नर के लिए एक अतिरिक्त जो साइन की हम बात करें, यहां से कभी कभी आपको ये साइन भी देखने को मिलेगा, और मादा के लिए बात करें ये। अब क्या होता है दोस्तों, नर और मादा है, अगर जनन की क्रिया संपन्न होनी है तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसको बोला जाता है जनन तंत्र। क्या बोला जाता है, जनन तंत्र। तो नर में रहेगा नर जनन तंत्र, क्या देखने को मिलेगा, नर जनन तंत्र। और मादा में कौन सा देखने को मिलेगा, मादा जनन तंत्र। और दोस्तों आपको जैसा कि पता है, जो तंत्र होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, जनन अंगों से। तो यहां पे हम बात करें, प्राथमिक जनन अंग होगा, क्या होगा, प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग की बात करें, उनको बोला जाता है जो किसका निर्माण कर सकें, युग्मकों का और हार्मोन्स का निर्माण कर सके। तो यहां पे भी क्या होगा भाई, मादा जनन तंत्र है तो इसमें भी क्या होगा, प्राथमिक जनन अंग होगा। इज इट क्लियर और नो? अब नर में प्राथमिक जनन अंग किसको कहा जाता है, कहा जाता है वृषण को। किसको कहा जाता है, वृषण को या टेस्टिस को कहा जाता है। और मादा में किसको कहा जाता है, अंडाशय को कहा जाता है।
अंडाशय या बोल दें ओवेरी को कहा जाता है, ये बात हम करेंगे। अब सुनना भाई दोस्तों, हमारे अंदर हम बात करें इस अवस्था में शरीर की जो जितनी भी कोशिकाएं सभी कैसी हैं, द्विगुणित हैं। कैसी हैं? द्विगुणित। इनको बोला जाता है, अभी जितनी भी कोशिकाएं शरीर में हैं वो सब क्या है भी? द्विगुणित हैं, 2n है, या हम बोल दें द्विगुणित हैं। ये द्विगुणित अवस्था है अभी हमारे अंदर। ये शरीर के जितने भी अंग है कैसे हैं? द्विगुणित फॉर्म में। लेकिन इनमें क्या होगा दोस्तों, आपको पता है वृषण क्या बनाएंगे? शुक्राणु बनाएंगे, युग्मक बनेंगे। और युग्मकों में संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो हम यहां से अगर बात करना चाहें तो वृषण से क्या बनेगा दोस्तों? यहां से शुक्राणु क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा, स्पर्म बनेगा। और स्पर्म क्या है? एक नर युग्मक है। स्पर्म एक नर युग्मक है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अंडाशय में कौन बनेगा दोस्तों? अंडाणु बनेगा, ओवम बनेगा। और ओवम जो होता है वो क्या होता है? मादा का युग्मक। तो आप समझ पा रहे होंगे यहां से हमने कहा कि नर और मादा, नर क्या बनाएगा? युग्मक। मादा भी क्या बनाएगी? युग्मक। हमने कहा था लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मकों का क्या होना है? संयोजन। तो पहले युग्मक बनेंगे फिर ही तो संयोजित होंगे। तो हमने कहा नर में क्या बनेगा? शुक्राणु, नर युग्मक। और युग्मक जो होते हैं उसमें जोड़ा नहीं पाया जाता, कहीं ना कहीं द्विगुणित नहीं होते, वो होते हैं अगुणित। कैसे होते हैं भी? अगुणित। इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से और स्पष्ट कर दूंगा। ये होते हैं अगुणित, अर्थात इनको बोला जाता है एन। ये कैसे होते हैं? एन, अगुणित रूप में पाए जाते हैं। भी अगुणित का अर्थ क्या है यहां से हम देखना चाहें। जैसे अगर हमारी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, अर्थात द्विगुणित हैं, 2 गुना हैं, तो हम यहां से कहें युग्मक शुक्राणु और अंडाणु में केवल कितने थे मिलेंगे? 23 देखने को मिलेंगे। इसको बोला जाता है, हमने कहा वृषण या शरीर के जितने भी अंग है उसमें कितने गुणसूत्र देखने को मिलते हैं? 46 गुणसूत्र। लेकिन इनमें कितने थे गुणसूत्र मिलेंगे? 23 और 23 देख पाएंगे आप। तो इस तरीके से हमने कहा नर और मादा की हमने बात की। नर से नर युग्मक शुक्राणु बना, मादा से मादा युग्मक कौन बना? अंडाणु बना। इज इट क्लियर और नो? क्या आप याद रख पाएंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम देखेंगे कि इनका क्या होगा? संयोजन होगा। चलो भी देखते हैं कैसे होता है संयोजन। हमने बोला नर युग्मक कौन था? शुक्राणु था। और मादा युग्मक कौन था? अंडाणु था। अब क्या होगा? ये शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु है। इन दोनों का क्या होना है? संयोजन होना है। अगर मैं संयोजन की बात करना चाहूं तो ये लो भी, नर और मादा का युग्मकों का क्या होगा? संयोजन। तो नर और मादा युग्मक के जुड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की जो घटना है ये मादा के शरीर में, मादा के जनन तंत्र में संपन्न होती है। वो कहां? फैलोपियन नलिका में। कहां संपन्न होगी? फैलोपियन नलिका में। चलो भाई ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद हमने बोला शुक्राणु और अंडाणु जुड़े। अरे दोस्तों यहां पे हमने बात की कि ये एन था, ये भी कितना है? एन, मतलब ये भी अगुणित। इसमें भी 23 गुणसूत्र और इसमें भी कितने? 23 गुणसूत्र। अब ये दोनों जुड़ गए और जुड़कर इन्होंने जो संरचना बनाई वो संरचना क्या है? 2n है। अर्थात अब इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 46 होंगे। क्या होंगे भी? 46। मतलब हमारे शरीर की तरह अब इसमें भी कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र। और इस संरचना को कहा जाता है युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज या जाइगोट। डन है क्या? तो नर और मादा युग्मक जुड़ गए, क्या बना लिए? वो क्या हुआ? निषेचन हुआ। क्या बना? युग्मनज या जाइगोट का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब इस जाइगोट में
अब इस युग्मनज में आगे चल के क्या होने हैं दोस्तों, विभाजन। क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, विभाजन होता है। वैसे इस विभाजन का नाम है विदलन विभाजन। विभाजन होंगे, और विभाजन जैसे ही होंगे इस कोशिका में, तो इसकी क्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी दोस्तों, तो संख्या। इस चीज को मैं अलग से स्पष्ट कर देता हूं। विभाजन होने के बाद क्या बन रहा है, यहां पे हमने बात की, ये विभाजन हुआ, ये विभाजन होगा भाई। अपन यहां से बात करें, एक कोशिका, एक से क्या बनी, दो, दो से क्या बनी, चार, चार से छह, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, तो ऐसे कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो जो विभाजन बना, विभाजन होने के बाद इसको अपन ने क्या बोल दिया, भ्रूण बोल दिया। क्या बोल दिया, भ्रूण, या क्या बोल दिया, एम्ब्रियो बोल दिया। क्या बोल दिया, एम्ब्रियो। अब विभाजन हुआ और ये जाके जुड़ेगा मां के गर्भाशय में, जाके जुड़ेगा। तो दोस्तों हमने बोला ये जो भ्रूण है ये जाके मां के कहां होगा, गर्भाशय में जुड़ेगा, गर्भाशय में रोपित होगा, गर्भाशय में रोपित होगा, जुड़ेगा। इसको बोलते हैं, गर्भाशय में रोपित होने की घटना को बोला जाता है आरोपण, आरोपण या इम्प्लांटेशन। पूरा अलग से समझाऊंगा, एक एक चीज को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। गर्भाशय में जाके रोपित हो गया, आरोपण हो गया, और जिस अवस्था में जाके गर्भाशय की वाल में जुड़ा था, गर्भाशय की वाल में जुड़ा था, क्या था भाई, ये गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की भित्ति में, गर्भाशय की भित्ति में जुड़ेगा। और जिस अवस्था में जुड़ेगा, एम्ब्रियो की उस अवस्था को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अलग से पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए क्या बात की, वापस से आप देखना। हमने बोला नर और मादा है, नर और मादा। नर का जनन तंत्र होता है, मादा का जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल। नर जनन तंत्र में जो विशेष प्रकार का अंग है जिसको बोलेंगे वृषण। वृषण में क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। और मादा में विशेष प्रकार का अंग है अंडाशय, अंडाशय में क्या बनेंगे, अंडाणु। याद रहे शरीर की सभी कोशिकाएं द्विगुणित रहती हैं, अर्थात 46 होते हैं गुणसूत्र, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में कितने थे पाए जाते हैं, 23 पाए जाते हैं। ये बात हमने यहां तक की। फिर हमने बोला कि शुक्राणु और अंडाणु जुड़ते हैं, इन दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया, नर और मादा युग्मक के जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और निषेचन की क्रिया के बाद जो संरचना बनी, इनके जुड़ने के बाद जो संरचना बनी, उसको कहा युग्मनज या जाइगोट। और युग्मनज में वापस से 23 और 23 जुड़ के कितने बना लेते हैं, 46 गुणसूत्र। अब ये युग्मनज जो एक बार जुड़ चुके हैं आपस में, भाई युग्मक दोनों जुड़ चुके हैं, अब ये युग्मनज आगे चलकर इसमें क्या होने वाला है, विभाजन होने वाला है। और विभाजन होने के बाद इसमें क्या बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के बाद इसको बोलेंगे हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहेंगे। और एम्ब्रियो की भी कौन सी अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है ये मादा के गर्भाशय में, बच्चादानी में जाके जुड़ जाएगी। इज इट क्लियर ऑन। और जब मादा की बच्चेदानी में या गर्भाशय में या यूट्रस में जब जुड़ेगी, तो दोस्तों हमने उस घटना को क्या बोल दिया, आरोपण या इम्प्लांटेशन। इज इट क्लियर ऑन। अब क्या होगा, इस घटना के बाद क्या होगा, गर्भावधि क्या होगा, गर्भावधि पूर्ण करेगा, गर्भावधि पूर्ण होगी। और अगर मेल की इसकी अपन बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में गर्भावधि कितनी होती है, 9 माह होती। कितनी, 9 माह होती। अलग अलग जीवों में अलग अलग होती, इसकी हम डिटेल से बात करें। तो मनुष्य में जैसे ही गर्भावधि पूर्ण होगी, गर्भावधि पूर्ण होने के बाद कौन सी घटना होगी, प्रसव होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, अरे जैसा कि आप बोलते हो क्या होगी, डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी किसकी होती है, बच्चे की होती है, डिलीवरी मां की नहीं होती। तो हम बोलेंगे बच्चे की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे की डिलीवरी होगी। इज इट क्लियर और नो।
और बच्चे की जो ये डिलीवरी हो रही है दोस्तों, इस घटना के बाद हमें बच्चे की डिलीवरी क्या मिल गया? नवजात शिशु मिला है। हमें क्या देखने को मिला? नवजात शिशु। नवजात शिशु। तो मेरे ख्याल से हमने क्या बातें की थी यहां से कि हमने देखा था कि मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। दोस्तों, नर और मादा युग्मकों की वजह से हो रहा है तो क्या बोला? लैंगिक जनन। और संतान पैदा हुआ तो हमने क्या बोल दिया? जनन। पूरी जो प्रक्रिया है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है मनुष्य में लैंगिक जनन का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल होने वाली हैं, इन सब चीजों को हम वन बाय वन देखते हैं। दोस्तों, हमने यहां पे जो जो देखा है उसको एक बार देखते हैं। रिप्रोडक्शन के जो चरण हैं, जनन के जो पद हैं, जनन प्रक्रिया के जो पद हैं, उनको हम यहां पे शामिल करेंगे कि जो पद हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों, एक पद है, सबसे पहले जनन होने से पहले युग्मकों का निर्माण होना चाहिए। युग्मकों का निर्माण, यह बहुत जरूरी है, जिसको कहा जाता है गैमिटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? गैमिटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण। जैसे हम बात करें, क्या हुआ? हमने देखा था युग्मकों में नर युग्मक का निर्माण है। नर युग्मक किसका निर्माण? शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण। और हम यहां से बात करें, ऐसे ही मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण डन है। आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहां से दोस्तों। ग्रुप डी में, रेलवे में भी, ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मैं यहां से चलो लिख देता हूं, वैसे आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। मादा युग्मक या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को हिंदी में तो कहा जाता है अंड जनन या अंड जनन, या इसको कहा जाता है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस। और ऐसे ही हम यहां से बात करें, नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन, या इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ये अतिरिक्त पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हैं। स्पर्म का अर्थ क्या होता है? शुक्राणु। तो हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु का निर्माण हो गया। ऊजेनेसिस मतलब अंडाणु का निर्माण हो गया। इज इट क्लियर? तो ये था पहला पद। सबसे पहले युग्मकों का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें यहां से दूसरे पद की, हम बात करना चाहें। दूसरा पद जो रहेगा यहां से दोस्तों, बोला जाता है इनसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन का अर्थ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। इनसेमिनेशन मतलब होता है कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में प्रवेश। मादा जनन मार्ग में प्रवेश। अरे भाई, नर के शरीर में शुक्राणु बन तो गए, ठीक है, बन गए, लेकिन उन शुक्राणुओं को मादा के जनन भाग में, जनन जो द्वार है वहां पहुंचाया तो जाएगा। तो अरे मादा के जनन तंत्र में पहुंचेंगे तभी तो मिलन होगा। तो हम यहां से दोस्तों देख सकते हैं, देखिए जो हमने पहले देखा था, इसको मैं वापस से थोड़ा सा बता दूं। यहां पे देखना आप, ये जो शुक्राणु बने नर के शरीर में, तो ये जो नर के शरीर में बन रहे हैं, ये कहां? मादा के शरीर में पहुंचे। इस प्रक्रिया को, पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसको हम यहां पे बोल सकते हैं कि इनसेमिनेशन। क्या बोल सकते हैं हम? यहां पे हम कह सकते हैं इसको इनसेमिनेशन। डन है? तो ये हो गया, दूसरा चरण हो गया।
डन है। फिर हम यहां से बात करें कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की घटना को क्या बोला, निषेचन। तो ये हो गया तीसरा चरण। दोस्तों देखते हैं यहां से, तीसरा जो चरण होगा वो क्या होगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा भी, फर्टिलाइजेशन। इनके मिलने की जो घटना है इसको हमने क्या बोल दिया, अभी निषेचन बोल दिया। अब निषेचन होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था, ये कहीं ना कहीं जाके क्या जुड़ा, अरे ये अपने जो मादा है, मादा के गर्भाशय में जाके जुड़ा। उस घटना को क्या बोला था, आरोपण। क्या बोला, आरोपण, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक ये घटना होती। ऐसे ही हम बात करें यहां से, जो एक चरण है, हमने बोला आरोपण होने के बाद गर्भावधि पूरी करेगा, उसको बोलते हैं गर्भ धारण की जो अवधि को बोलते हैं जेस्टेशन या गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड मतलब गर्भावधि। गर्भधारण हो गया। और गर्भधारण के बाद हम कहें कि अंतिम जो फिनोमिना है वो क्या है, प्रसव है। क्या है भाई, प्रसव। प्रसव या पार्चुरेशन मतलब बच्चे की डिलीवरी। ये चीजें हमने यहां से देखी हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया होगा। देख लें दोस्तों, पहले ही जो हमने घटना बताई थी वो क्या थी, युग्मकों का निर्माण हुआ। पहली घटना यहां से हम देखना चाहें तो हमने क्या बोला था, पहली जो थी युग्मक निर्माण। क्या था भी, युग्मक निर्माण। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। युग्मक निर्माण हुआ, इनसेमिनेशन, शुक्राणु पहुंचा, शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में प्रवेश, निषेचन हुआ, जुड़ना, आरोपण मतलब गर्भाशय से चिपकना, और गैस्टेशन गर्भावधि को धारण करना, और अंतिम जो फिनोमिना है प्रसव की बात हम करें या बच्चे की डिलीवरी। तो ये थी बातें लैंगिक जनन की जो हम यहां से बात कर सकते हैं। याद रहे, बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक आपको हर चीज देखने को मिलेगी। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहें। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कि इस जनन तंत्र में जो हम देखेंगे, मादा जनन तंत्र क्या है, नर जनन तंत्र क्या है, ये शुक्राणु बनते कैसे हैं, पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केएल स्वामी इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो अप कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बेहतरीन क्वालिटी पहुंच सके। ऑल द बेस्ट।